गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक एनर्जेटिक और नॉलेज से भरपूर वीडियो के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा मकसद है एक एक महीने के अंदर कम से कम 1 लाख स्टूडेंट तक अपना ये वीडियो पहुंचाना, जिससे इस वीडियो का यूज़ करके वे अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। अब सब आप लोग पर ही डिपेंड करता है। आप लोग जितना ज़्यादा इसे शेयर करेंगे उतना ही ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएगा। क्या आप मेरे इस मकसद में आप मेरा साथ देंगे? यस या नो? अगर आपका जवाब यस है तो प्लीज़ इसे लाइक करके मुझे बताएं, कि जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरे बात से सहमत हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना वीडियो को आगे बढ़ाते हुए और अपने नॉलेज को और आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। इससे पहले भी मैंने अपने कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं, प्लीज़ उसे भी देखें। उससे भी आप लोगों का नॉलेज बहुत ही बूस्टअप होगा। आज का मेरा टॉपिक है ट्रेड यूनियन में मूव ILO अगेंस्ट लेबर लॉ चेंजेस। इसमें कहा गया है कि जो ट्रेड यूनियंस हैं वे लोग ILO में लेबर लॉ के खिलाफ अपने खिलाफ ये अपील करेंगे। यानी कि वो लोग जो लेबर लॉ अभी चेंजेस हो रहा है, आप लोग को तो पता ही है कि यूपी तो कर ही चुका है 3 साल के लिए, जैसा कि आप जानते हैं। तो अभी वो ट्रेड यूनियन वाले लोग हैं जो कि अब अपने जो इशू है वो ILO के पास लेके जा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि ये ILO क्या है। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ है 29 अक्टूबर 1919, यानी 100 साल से भी पुराना है ये संस्थान। इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइडर्स। इट इज़ द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN। और यह UN का एक ही पहला और बहुत ही पुराना स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक ही बात कहूँगी, अगर ये वीडियो आपको एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, तभी तो इसका आप अच्छे से बेनिफिट उठा सकते हैं। और जो मैं बार बार कहती हूँ कि आप अपना एक ऑन वर्ड्स नोट्स ज़रूर बनाएं, जिससे कि एग्ज़ाम के समय आप इतने सारे वीडियो नहीं देख पाएंगे, तो उस समय आपका जो बनाया हुआ नोट्स है वही आपका काम आएगा। और आप अपने एग्ज़ाम के समय बस उसे एक रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। This move was the second phase of anti-worker policies, they allege। उनके अनुसार यह सेकेंड फेज है एंटी वर्कर्स पॉलिसी, यानी कि वर्कर विरोधी पॉलिसी का ये सेकेंड फेज है। The Central Trade Union on May 11 said they were considering lodging a complaint with the International Labour Organization against the anti-workers changes in labor law in some states। इसमें कहा गया है कि जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने 11 तारीख को कहा है कि वे लोग विचार कर रहे हैं ILO में, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में एंटी वर्कर्स लॉज के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए। उन्हें लगता है कि ये उनके हित में नहीं है, जिसके खिलाफ वो जा कर के अब मतलब इतनी स्थिति खराब हो रही है कि अब उन्हें ILO में जाना पड़ रहा है अपने हक के मांग के लिए।
इसी से पता चलता है कि वर्कर लोग बेचारे एक तो मतलब ऐसे ही परेशान रहते हैं, और उल्टा अब उनके लॉज जो थे उनके हित में थे, उनमें चेंजेस ला करके उन्हें और भी परेशानी में डाल दिया गया है। अभी 1 मई पर, अभी जस्ट कुछ दिन पार ही हुआ है, 1 मई को मजदूर दिवस था, और ये सरकार की तरफ से उन्हें कैसा तोहफा दिया जा रहा है कि वो लोग इतने परेशान हो गए हैं कि वो लोग ILO तक पहुंचने के लिए गुहार लगा रहे हैं। आगे लिखा है, इन अ ज्वाइंट स्टेटमेंट दे सेड द रिसेंट ब्लैंकेट एग्जम्पशन गिवन टू establishment from the employer's obligation under several labor laws for 3 years by the Madhya Pradesh and Uttar Pradesh government was a retrograde and anti-working move। इसमें कहा गया है कि जो बहुत सारे बहुत सारे लेबर लॉ हैं उनमें जो चेंजेस कर करके, और जो उत्तर प्रदेश हैं वो एक अध्यादेश, वो तो अध्यादेश जारी कर भी चुका है 3 सालों के लिए, और मध्य प्रदेश भी जारी करने वाला है, जो कि ट्रेड यूनियंस के हिसाब से एक प्रतिगामी कदम है, यानी कि ये एक अनवेलकम मूव है जो कि नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसे एंटी वर्किंग मूव का नाम दिया है। उसका मतलब होता है एक मजदूर विरोधी काम, यानी कि जो मजदूरों के खिलाफ है, मजदूरों के साथ नहीं। While the UP government had brought an ordinance for this, जबकि यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया था। The MP government had reportedly said it would also do the same, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कथित तौर पे कहा था कि वो भी इसी तरह से करने वाला है। यानी the Gujarat government was also reportedly working on a similar exemption, और गुजरात गवर्नमेंट भी इसी तरह का काम करने पर विचार कर रही है, यानी वो भी लेबर लॉ में चेंजेस करेगी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम कुछ लेबर लॉज के बारे में जानते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लेबर लॉज हैं, लेकिन उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। उसमें से फर्स्ट है कंडीशंस ऑफ वर्क, यानी वर्क कंडीशन के आधार पर जो लॉज हैं वो हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948। दूसरा है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबुलेशन एक्ट 1970, शॉप्स एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। उसके बाद है वेजेस एंड रिम्यूनरेशन, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। दूसरा है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। अब सोशल सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन से आते हैं लॉज देखते हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। सेकेंड है वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। थर्ड है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इसमें है फर्स्ट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। सेकेंड है इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1943। ये कुछ लेबर लॉ के चार्ट थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। इसे आप केयरफुली बढ़िया से एक बार देख लें। इनह्यूमन सफरिंग्स,
यानी अमानवीय पीड़ा। As the mass of working people have been subjected to inhuman sufferings owing to loss of jobs, loss of wages, eviction from the residence, etc., reducing them to hungry non-entities in the process of 45-day lockdowns, the government of the day at the center has pounced upon those working people. इसमें कहा जा रहा है कि एक बहुत एक मास ऑफ वर्किंग पीपल यानी बहुत ज़्यादा वर्किंग पीपल जो हैं इसके चपेट में आ गए हैं। यानी कि जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बहुत दिनों से हम लोग कोविड-19 पैंडेमिक यानी महामारी से पूरा देश गुजर रहा है। उस दौरान बहुत सारे वर्कर्स ने जिन्होंने अपना जॉब खो दिया है, कुछ जिनकी मजदूरी चली गई है, जिनके पास कोई काम नहीं है, और उन्हें यहाँ तक कि बहुत सारे वर्कर के साथ ये भी प्रॉब्लम आया है कि उन्हें अपने जो रेसिडेंट्स है उससे भी मतलब निकलना पड़ा। तो बहुत सारे चीज़ों को अब तक जो वर्कर कैटेगरी के जो लोग होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, लेबरर्स जो होते हैं, वो लोग उतने दिन से जितने 45 डेज से लॉकडाउन था उस दिन से लेकर के अभी तक वो लोग कुछ न कुछ कष्ट उनको मिलता ही आ रहा है, और अभी भी उनका कष्ट खत्म नहीं हुआ है, और नहीं तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस Now the government at the center has taken the strategy of letting loose their planned state government to take such anti-worker and anti-people autocratic measure. अब ऐसा लगता है कि सेंटर अपने राज्यों को दे चुका है ये अनुमति की स्ट्रेटेजी बनाने की कि वो एक एंटी पीपल लॉज वगैरह मेजर बनाएं या फिर उस तरह की कोई कार्रवाई करें, ऐसा लगता है। आगे है डाइल्यूशंस ऑफ लेबर लॉ को कमज़ोर करना। इंक्रीज द वर्किंग आवर फ्रॉम 8 to 12 आवर। जो वर्किंग आवर को 8 घंटे से 12 घंटे बढ़ाने की जो बात की जा रही है वो सच में इससे देखकर तो लगता है ये कि सच में ये एक अमानवीय है, एक इनह्यूमनी है। मतलब लोग जो वर्कर्स हैं वो मतलब अब 8 आवर वर्क करने के बजाय अब 12 आवर वर्क करेंगे, ये मतलब सही नहीं है किसी भी तरह से सोचा जाए तो। ऐसा लगता है कि उन पे एक जो लॉकडाउन लगा है या फिर जो पैंडेमिक देश झेल रहा है सबसे ज़्यादा प्रभावित वही लोग हुए हैं, और उन पे ही सारा फोर्स डाला जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि अभी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है देश का वो दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है, तो और इंडस्ट्री वगैरह का अस्तित्व तो प्रॉब्लम में आ गया है, तो उसे फिर से उसी कंडीशन में लाने के लिए यानी कि पुनरुद्धार करने के लिए, फिर से रीजनरेट करने के लिए वो वर्किंग आवर को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये वर्किंग आवर 8 आवर से बढ़ाकर 12 आवर करने के बजाय अगर एम्प्लॉय लोगों की संख्या बढ़ा दी जाए और उन्हें डबल शिफ्ट में काम कराया जाए तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और वर्कर लोग के काम भी नहीं छीनेंगे, और उन्हें वो और इस पैंडेमिक में उनका जो प्रॉब्लम है कुछ हद तक सॉर्ट आउट हो पाएगा। तो ऐसे वर्क आवर बढ़ा करके इकोनॉमिक कंडीशन को ये और देश इंडस्ट्रियल कंडीशन को ठीक नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसके लिए एक अच्छा कदम उठाना चाहिए जिससे कि किसी भी तबके के लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। Central Trade Union consider this move as an inhumane crime and
brutality on the working people, beside being gross violation of the right to freedom of association, ILO Convention 87। इसमें ट्रेड यूनियंस जो हैं वो बताते हैं कि इस तरह का कदम एक क्या इसको अमानवीय अपराध और क्रूरता से कम नहीं माना जा सकता है। उनको ऐसा लगता है, उनके हिसाब से यह एक अमानवीय अपराध है और उनके प्रति सरकार का क्रूरतापन व्यक्त होता है जिससे वो नाखुश हैं। और इसमें बहुत सारे कुछ एक्ट्स दिए हुए हैं जिसके खिलाफ भी है, जैसे कि राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग ILO कन्वेंशन 98 एंड आल्सो द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म टू 8 आवर वर्किंग डे एक्सपोज्ड बाय कोर कन्वेंशन ऑफ ILO, जिसमें ये साफ लिखा है कि 8 आवर जो होता है वर्किंग डे होना चाहिए। तो उसमें इससे ये असहमति जताई गई है कि इतने सारे लॉज हैं जो कि ये बोलते हैं कि लेबर को कितने आवर वर्क करने चाहिए और उनके क्या वेजेस मिलना चाहिए। अब उनमें अगर चेंजेस किया जाएगा तो ऑब्वियस है कि जो वर्कर्स लोग हैं, लेबर्स लोग हैं, वो लोग असहमत होंगे ही। The ILO Convention 144 in regard to tripletism has also been undermined by the government। त्रिपक्षीयवाद के संबंध में ILO सम्मेलन 144 को भी सरकार द्वारा कम कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके। और उससे भी बड़ा बात यह है कि आप इसका अपना ऑनवर्ड नोट्स ज़रूर बनाएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अब इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ दोस्तों, कल फिर सुबह मिलूँगी आपसे। थैंक यू।